स्टूडेंट्स, आज हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स विच इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग होने नहीं देते, जो कि क्लॉटिंग प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। क्लॉटिंग क्या प्रोसेस है? क्लॉटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्लड ट्रांसफॉर्म होता है इनटू मैशी नेटवर्क, यानी कि ये जो हमारा ब्लड होता है जब ये जम जाता है, इसमें क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन प्रोटीन आता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग। ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ये उसी प्रोसेस को रोकते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन बनने नहीं देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स। अब हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं अपना एक्शन नंबर फर्स्ट बाय इनहिबिटिंग एक्शन ऑफ clotting factors. By inhibiting action of clotting factors means ये जो एंटीकोगुलेंट होते हैं ये अपना काम किस तरीके से दिखाएंगे? ये तब अपना काम दिखाएंगे जब ये इनहिबिट करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम, जो कि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। उनका काम जब ये रोकेंगे ये तब अपना काम दिखा सकते, तब ये अपना एक्शन दिखा सकते हैं। वही हमने लिखा है बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर का काम रोकेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स को अपना काम परफॉर्म करने से ये रोकते हैं। दूसरा क्या है इनका काम करने का तरीका? दूसरा वे क्या है? दे इंटरफेयर in the synthesis of clotting factors। ये अपना काम या तो इस तरीके से दिखाएंगे या ये इंटरफेयर करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में, यानी कि इन क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, इनकी सिंथेसिस को ये रोकेंगे। इनको बनने ही नहीं देंगे तो क्लॉट फॉर्मेशन होगी नहीं, इनको काम करने नहीं देंगे तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ anticoagulants. Now we will study about classification of anticoagulants. क्लासिफिकेशन में हमने इन एंटीकोगुलेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया है? इनको हमने पहले दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। कुछ एंटीकोगुलेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इन विवो यूज किए जाएंगे और कुछ एंटीकोगुलेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इन विट्रो यूज किए जाएंगे। इन विवो वाले वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में यूज होते हैं, विच शो देयर एक्शन विद इन इनसाइड आवर बॉडी, while as vitro are those anticoagulants which show their action outside human body. For example, हमें ब्लड को स्टोर करना है, वी नीड टू स्टोर ब्लड, फॉर दैट रीजन वी नीड एंटीकोगुलेंट, क्योंकि हमें तो ब्लड को जमने नहीं देना है। ब्लड की तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी, कुदरती खासियत है इसकी कि ये जम जाता है, तो उधर हमें एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम अलग कैटेगराइज करते हैं, जो कि हमारे आउटसाइड बॉडी में इफेक्ट दिखाते हैं। वी कैटेगराइज देम इन द इन विट्रो कैटेगरी। नाउ हम इन विवो वाले देखेंगे पहले कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स है। इसमें पहला ही इन विवो में हमें पहला ही आता है जो कि फास्ट एक्टिंग है, मींस फास्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट्स, यानी कि जो वो एंटीकोगुलेंट्स है जो कि अपना एक्शन तेजी से दिखाते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स। तो इसमें पहला ही हमारा ग्रुप जो आता है वो है नंबर फर्स्ट इज द हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो फास्ट एक्टिंग में आता है, वी गिव देम थ्रू पेरेंट्रल रूट्स। नेक्स्ट इज लो मॉलिक्यूलर वेट heparin.
दूसरा है थर्ड हिपैरानॉइड्स। हिपैरानॉइड्स हिपैरानॉइड्स में हमारे पास आता है डेक्स्ट्रन सल्फेट, डेक्स्ट्रन सल्फेट, डेक्स्ट्रन सल्फेट and heparan sulfate, heparan sulfate, dextran sulfate and heparan sulfate. These are the, इसमें दूसरा ग्रुप भी आता है like we have lepidolin, इसी तरह डेसिरुडिन है, डेसिरुडिन. These are the fast acting anticoagulants. Now we will study about the slow acting anticoagulants. Means those anticoagulants which we apply, which we use orally. Slow acting anticoagulants or oral anticoagulants. Oral anticoagulants में क्या आता है हमारे पास? coumarin derivatives. coumarin derivatives. For example इसमें है bis hydroxycoumarin, bis hydroxycoumarin, warfarin, bis hydroxycoumarin और दूसरा है इसमें warfarin सोडियम. नेक्स्ट ग्रुप इसमें आता है स्लो एक्टिंग में ही है, दूसरा ग्रुप इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं इंडियन डायोन डेरिवेटिव्स. इंडियन डायोन डेरिवेटिव्स इसमें फॉर एग्जांपल आएगा हमारे पास फेनिडियोन, ये था स्लो एक्टिंग एंटी कोगुलेंट्स. नाउ अब हम वो कोगुलेंट्स देखेंगे जो कि आउटसाइड आवर ह्यूमन बॉडी काम दिखाते हैं. लाइक वी हैव एंटीकोगुलेंट्स यूज्ड इन विट्रो. विट्रो मॉल में क्या आता है? हिपैरिन आता है. हिपैरिन जो है ये हमारे बोथ इन विवो में भी एक्शन दिखाता है और इन विट्रो में भी दिखाता है. दूसरा इसी कैटेगरी में आता है साइट्रेट्स एंड ऑक्सलेट्स. These are used in vitro outside our body. This was about the classification of anticoagulants. Now we will study about the uses of anticoagulants. Uses. ये कहाँ पे यूज होते हैं? These are used. हमें क्या जरूरत पड़ती है anticoagulant यूज करने की? For example, in our body there is a condition that is known as venous thrombosis. Venous thrombosis या pulmonary thrombosis होता है. pulmonary embolism भी हम जिसको बोलते हैं. वीनस थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? ये क्लॉट फॉर्मेशन जब हमारी वीनस में चला जाएगा, जो कि जमा हुआ क्लॉट होगा, कभी कभार उसकी एंट्रेंस वेन्स में चली जाती है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को रुकावट प्रोड्यूस करती है, यानी कि ब्लड फ्लो को आगे जाने नहीं देते. उसको हम बोलते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस. या कभी कभार हमारी पल्मोनरी आर्टरी में यही क्लॉट फॉर्मेशन अटक जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में रुकावट डालता है, पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लॉकेट करता है. वी कॉल एट दैट टाइम एज एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म इज द क्लॉट फॉर्मेशन जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गया होता है. तो उनको हम बोलते हैं, उनको डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो ब्लड फ्लो को रुकावट डालेंगे, इनको डिसॉल्व करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स का यूज करते हैं. दिस वाज द वन ऑफ द यूज. नंबर सेकंड, हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स या पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स जो होते हैं, जो कि काफ़ी टाइम तक बेड रिडन रहते हैं, जो कि उधर इधर हिल नहीं पाते हैं. उनमें क्या पॉसिबिलिटी होती है? उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि वीनस थ्रोम्बोसिस होने की. तो उधर ऐसे पेशेंट्स में या सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं जिनको क्लॉट फॉर्मेशन, तो सर्जरी से ये जो वीनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क रहता है, उस वजह से उनको दूर करके, वो डिसॉल्व करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ करते हैं. इसी तरह इसका यूज़ रूमेटिक वैल्वुलर डिजीज में भी होता है. रूमेटिक
valvular disease। ये क्या डिजीज है? ये परमानेंट डैमेज ऑफ वैल्व्स होता है, यानी कि हार्ट में जो हमारे पास वैल्व्स होते हैं उनका जब परमानेंट डैमेज होता है, उनका क्लोजर और ओपनिंग ठीक तरीके से नहीं होता है, जिस वजह से ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में ही रह जाता है, जो कि रूमेटिक फीवर से हो जाता है। उधर भी हम एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि वो जो बना हुआ क्लॉट होगा या थ्रोम्बस एम्बोलिज्म होगा या कुछ होगा उधर, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। This was about the uses of anticoagulants। इस बाकी हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।